പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. തത്സമയത്തിലേക്ക്. गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। साथियों, 2 दिन पहले हमने देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को खो दिया है। जब भी कस्तूरीरंगन जी से मुलाकात हुई, हम भारत के युवाओं के टैलेंट, आधुनिक शिक्षा, स्पेस साइंस ऐसे विषयों पर काफी चर्चा करते थे। विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में इसरो को एक नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन में जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़े, उससे भारत के प्रयासों को ग्लोबल मान्यता मिली। आज भारत जिन सैटेलाइट्स का उपयोग करता है, उनमें से कई डॉक्टर कस्तूरीरंगन की देखरेख में ही लॉन्च की गई थी। उनके व्यक्तित्व की एक और बात बहुत खास थी, जिससे युवा पीढ़ी उनसे सीख सकती है। उन्होंने हमेशा इनोवेशन को महत्व दिया। कुछ नया सीखने, जानने और नया करने का विजन बहुत प्रेरित करने वाला है। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी ने देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कस्तूरीरंगन 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों के मुताबिक फॉरवर्ड लुकिंग एजुकेशन का विचार लेकर आए थे। देश की निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।
मैं डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी को विनम्र भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इसी महीने अप्रैल में आर्यभट्ट सैटेलाइट की लॉन्चिंग के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, 50 वर्षों की इस यात्रा को याद करते हैं, तो लगता है हमने कितनी लंबी दूरी तय की है। अंतरिक्ष में भारत के सपनों की ये उड़ान एक समय केवल हौसलों से शुरू हुई थी। राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पाले कुछ युवा वैज्ञानिक, उनके पास न तो आज जैसे आधुनिक संसाधन थे, न ही दुनिया की टेक्नोलॉजी तक वैसी पहुंच थी। अगर कुछ था तो वो था प्रतिभा, लगन, मेहनत और देश के लिए कुछ करने का जज्बा। बैलगाड़ियों और साइकिलों पर क्रिटिकल इक्विपमेंट को खुद लेकर जाते हमारे वैज्ञानिकों की तस्वीरों को आपने भी देखा होगा। उसी लगन और राष्ट्र सेवा की भावना का नतीजा है कि आज इतना कुछ बदल गया है। आज भारत एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपनी सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। साथियों, हम जब इसरो द्वारा किसी सैटेलाइट का लॉन्च देखते हैं तो हम गर्व से भर जाते हैं। ऐसी ही अनुभूति मुझे तब हुई जब मैं 2014 में PSLV C-23 की लॉन्चिंग का साक्षी बना था। 2019 में चंद्रयान-2 की लैंडिंग के दौरान भी मैं बेंगलुरु के इसरो सेंटर में मौजूद था। उस समय चंद्रयान को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। तब वैज्ञानिकों के लिए वो बहुत मुश्किल घड़ी थी, लेकिन मैं अपनी आंखों से वैज्ञानिकों के धैर्य और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी देख रहा था। और कुछ साल बाद पूरी दुनिया ने भी देखा कैसे उन्हीं वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को सफल करके दिखाया। साथियों, अब भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप में नए झंडे लहरा रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र में सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन आज देश में 325 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। आने वाला समय स्पेस में बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। देश गगनयान, स्पेडेक्स और चंद्रयान-4 जैसे कई अहम मिशन की तैयारियों में जुटा है। हम वीनस ऑर्बिटर मिशन और मार्स लैंडर मिशन पर भी काम कर रहे हैं। हमारे स्पेस साइंटिस्ट अपने इनोवेशन से देशवासियों को नए गर्व से भरने वाले हैं। साथियों, पिछले महीने म्यांमार में आए भूकंप की खौफनाक तस्वीरें आपने जरूर देखी होगी। भूकंप से वहां बहुत बड़ी तबाही आई। मलबे में फंसे लोगों के लिए एक एक सांस, एक एक पल कीमती था। इसलिए भारत ने म्यांमार के हमारे भाई बहनों के लिए तुरंत ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से लेकर नेवी के शिप्स तक म्यांमार की मदद के लिए रवाना हो गए। वहां भारतीय टीम ने एक फील्ड हॉस्पिटल तैयार किया।
इंजीनियरों की एक टीम ने अहम इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हुए नुकसान का आकलन करने में मदद की। भारतीय टीम ने वहां कंबल, टेंट, स्लीपिंग बैग, दवाइयां, खाने पीने के सामान के साथ ही और भी बहुत सारी चीजों की सप्लाई की। इस दौरान भारतीय टीम को वहां के लोगों से बहुत सारी तारीफ भी मिली। साथियों, इस संकट में साहस, धैर्य और सूझबूझ के कई दिल छू जाने वाले उदाहरण सामने आए। भारत की टीम ने 70 वर्ष से ज्यादा उम्र की एक बुजुर्ग महिला को बचाया, जो मलबे में 18 घंटों से दबी हुई थी। जो लोग अभी टीवी पर मन की बात देख रहे हैं, उन्हें उस बुजुर्ग महिला का चेहरा भी दिख रहा होगा। भारत से गई टीम ने उनके ऑक्सीजन लेवल को स्टेबल करने से लेकर फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट तक इलाज की हर सुविधा उपलब्ध कराई। जब इस बुजुर्ग महिला को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने हमारी टीम का बहुत आभार जताया। वो बोली कि भारतीय बचाव दल की वजह से उन्हें नया जीवन मिला है। बहुत से लोगों ने हमारी टीम को बताया कि उनकी वजह से वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ढूंढ पाए। साथियों, भूकंप के बाद म्यांमार में मांडले की एक मॉनेस्ट्री में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका थी। हमारे साथियों ने यहां भी राहत और बचाव अभियान चलाया। इसकी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षुओं का ढेर सारा आशीर्वाद मिला। हमें ऑपरेशन ब्रह्मा में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों पर बहुत गर्व है। हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। पूरी दुनिया एक परिवार है। संकट के समय विश्व मित्र के रूप में भारत की तत्परता और मानवता के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारी पहचान बन रही है। साथियों, मुझे अफ्रीका के इथियोपिया में प्रवासी भारतीयों के एक अभिनव प्रयास का पता चला है। इथियोपिया में रहने वाले भारतीयों ने ऐसे बच्चों को इलाज के लिए भारत भेजने की पहल की है जो जन्म से ही हृदय की बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे बहुत से बच्चों की भारतीय परिवारों द्वारा आर्थिक मदद भी की जा रही है। अगर किसी बच्चे का परिवार पैसे की वजह से भारत आने में असमर्थ है तो इसका भी इंतजाम हमारे भारतीय भाई बहन कर रहे हैं। कोशिश ये है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे इथियोपिया के हर जरूरतमंद बच्चे को बेहतर इलाज मिले। प्रवासी भारतीयों के इस नेक कार्य को इथियोपिया में भरपूर सराहना मिल रही है। आप जानते हैं कि भारत में मेडिकल सुविधाएं लगातार बेहतर हो रही है। इसका लाभ दूसरे देश के नागरिक भी उठा रहे हैं। साथियों, कुछ ही दिन पहले भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन भी भेजी है। ये वैक्सीन रेबीज, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाव में काम आएगी। भारत ने इसी हफ्ते नेपाल के आग्रह पर वहां दवाइयां और वैक्सीन की बड़ी खेप भेजी है। इनसे थैलेसीमिया और सिकल सेल डिसीज के मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित होगा। जब भी मानवता की सेवा की बात आती है तो भारत हमेशा इसमें आगे रहता है और भविष्य में भी ऐसी हर जरूरत में हमेशा आगे रहेगा। साथियों, अभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में बहुत अहम होती है आपकी अलर्टनेस, आपका सचेत रहना। इस अलर्टनेस में अब आपको अपने मोबाइल के एक स्पेशल ऐप से मदद मिल सकती है। ये ऐप आपको किसी प्राकृतिक आपदा में फंसने से बचा सकते हैं और इसका नाम भी है सचेत। सचेत ऐप भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी,
जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। इस ऐप का आप भी फायदा उठाएं और अपने अनुभव हमसे जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम पूरी दुनिया में भारत के टैलेंट की तारीफ होते देखते हैं। भारत के युवाओं ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया है और किसी भी देश के युवा की रुचि किस तरफ है, किधर है, उससे पता चलता है कि देश का भविष्य कैसा होगा। आज भारत का युवा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे इलाके जिनकी पहचान पहले पिछड़ेपन और दूसरे कारणों से होती थी, वहां भी युवाओं ने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो हमें नया विश्वास देते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा है। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहां एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है। इस साइंस सेंटर में जाना बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। वे अब नई नई मशीनें बनाने से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए प्रोडक्ट्स बनाना सीख रहे हैं। उन्हें 3D प्रिंटर्स और रोबोटिक कारों के साथ ही दूसरी इनोवेटिव चीजों के बारे में जानने का मौका मिला है। अभी कुछ समय पहले मैंने गुजरात साइंस सिटी में भी साइंस गैलरीज का उद्घाटन किया था। इन गैलरीज से ये झलक मिलती है कि आधुनिक विज्ञान का पोटेंशियल क्या है, विज्ञान हमारे लिए कितना कुछ कर सकता है। मुझे जानकारी मिली है कि इन गैलरीज को लेकर वहां बच्चों में बहुत उत्साह है। साइंस और इनोवेशन के प्रति ये बढ़ता आकर्षण जरूर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारे 140 करोड़ नागरिक हैं। उनका सामर्थ्य है, उनकी इच्छा शक्ति है। और जब करोड़ों लोग एक साथ किसी अभियान से जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसका एक उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान उस मां के नाम है जिसने हमें जन्म दिया, और ये उस धरती मां के लिए भी है जो हमें अपनी गोद में धारण किए रहती हैं। साथियों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। साथियों, पेड़ों से शीतलता मिलती है, पेड़ों की छांव में गर्मी से राहत मिलती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बीते दिनों मैंने इसी से जुड़ी एक और ऐसी खबर देखी जिसने मेरा ध्यान खींचा। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले कुछ वर्षों में 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों ने अहमदाबाद में ग्रीन एरिया काफी बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ साबरमती नदी पर रिवरफ्रंट बनने से और कांकरिया झील जैसे कुछ झीलों के पुनर्निर्माण से यहाँ वाटर बॉडीज की संख्या भी बढ़ गई है। अब न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीते कुछ वर्षों में
अहमदाबाद ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई लड़ने वाला प्रमुख शहरों में से एक हो गया है। इस बदलाव को, वातावरण में आई शीतलता को वहां के लोग भी महसूस कर रहे हैं। अहमदाबाद में लगे पेड़ वहां नई खुशहाली लाने की वजह बन रहे हैं। मेरा आप सबसे फिर आग्रह है कि धरती की सेहत ठीक रखने के लिए, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ मां के नाम। साथियों, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। जब हम कुछ नया करने की ठान लेते हैं तो मंजिल भी जरूर मिलती है। आपने पहाड़ों में उगने वाले सेब तो खूब खाए होंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या आपने कर्नाटका के सेब का स्वाद चाखा है, तो आप हैरान हो जाएंगे। आमतौर पर हम समझते हैं कि सेब की पैदावार पहाड़ों में ही होती है, लेकिन कर्नाटका के बागलकोट में रहने वाले श्री शैल तेली जी ने मैदानों में सेब उगा दिया है। उनके कुलाली गांव में 35 डिग्री से ज्यादा तापमान में भी सेब के पेड़ फल देने लगे। दरअसल श्रीशैल तेली को खेती का शौक था, तो उन्होंने सेब की खेती को भी आजमाने की कोशिश की और उन्हें इसमें सफलता भी मिल गई। आज उनके लगाए सेब के पेड़ों पर काफी मात्रा में सेब उगते हैं, जिसे बेचने से उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। साथियों, अब जब सेबों की चर्चा हो रही है तो आपने किन्नौरी सेब का नाम जरूर सुना होगा। सेब के लिए मशहूर किन्नौर में केसर का उत्पादन होने लगा है। आमतौर पर हिमाचल में केसर की खेती कम ही होती थी, लेकिन अब किन्नौर की खूबसूरत सांगला घाटी में भी केसर की खेती होने लगी। ऐसा ही एक उदाहरण केरला के वायनाड का है। यहां भी केसर उगाने में सफलता मिली और वायनाड में ये केसर किसी खेत या मिट्टी में नहीं, बल्कि एरोपोनिक्स टेक्निक से उगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हैरत भरा काम लीची की पैदावार के साथ हुआ है। हम तो सुनते आ रहे थे कि लीची बिहार, पश्चिम बंगाल या झारखंड में उगती है, लेकिन अब लीची का उत्पादन दक्षिण भारत और राजस्थान में भी हो रहा है। तमिलनाडु के थिरुविरा अरासू कॉफी की खेती करते थे। कोडाईकनाल में उन्होंने लीची के पेड़ लगाए और उनकी 7 साल की मेहनत के बाद अब उन पेड़ों पर फल आने लगे। लीची उगाने में मिली सफलता ने आसपास के दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया है। राजस्थान में जितेंद्र सिंह राणावत को लीची उगाने में सफलता मिली है। ये सभी उदाहरण बहुत प्रेरित करने वाले हैं। अगर हम कुछ नया करने का इरादा कर लें और मुश्किलों के बावजूद डटे रहें, तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज अप्रैल का आखिरी रविवार है। कुछ ही दिनों में मई का महीना शुरू हो रहा है। मैं आपको आज से करीब 108 साल पहले लेकर चलता हूं। साल 1917। अप्रैल और मई के यही 2 महीने देश में आजादी की एक अनोखी लड़ाई लड़ी जा रही थी। अंग्रेजों के अत्याचार उफान पर थे। गरीबों, वंचितों और किसानों का शोषण अमानवीय स्तर को भी पार कर चुका था। बिहार की उपजाऊ धरती पर ये अंग्रेज किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे। नील की खेती से किसानों के खेत बंजर हो रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को इससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे हालात में 1917 में
गांधी जी बिहार के चंपारण पहुंचे हैं। किसानों ने गांधी जी को बताया, हमारी जमीन मर रही है, खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। लाखों किसानों की उस पीड़ा से गांधी जी के मन में एक संकल्प उठा। वहीं से चंपारण का ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू हुआ। चंपारण सत्याग्रह ये बापू द्वारा भारत में पहला बड़ा प्रयोग था। बापू के सत्याग्रह से पूरी अंग्रेज हुकूमत हिल गई। अंग्रेजों को नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर करने वाले कानून को स्थगित करना पड़ा। एक ऐसी जीत थी जिसने आजादी की लड़ाई में नया विश्वास फूंका। आप सब जानते होंगे, इस सत्याग्रह में बड़ा योगदान बिहार के एक और सपूत का भी था, जो आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। वो महान विभूति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह पर एक किताब भी लिखी, सत्याग्रह इन चंपारण। ये किताब हर युवा को पढ़नी चाहिए। भाइयों बहनों, अप्रैल में ही स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के कई और अमिट अध्याय जुड़े हुए हैं। अप्रैल की 6 तारीख को ही गांधी जी की दांडी यात्रा संपन्न हुई थी। 12 मार्च से शुरू होकर 24 दिनों तक चली इस यात्रा ने अंग्रेजों को झकझोर कर रख दिया था। अप्रैल में ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। पंजाब की धरती पर इस रक्त रंजित इतिहास के निशान आज भी मौजूद है। साथियों, कुछ ही दिनों में 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ भी आने वाली है। आजादी की उस पहली लड़ाई में जो चिंगारी उठी थी, वो आगे चलकर लाखों सेनानियों के लिए मशाल बन गई। अभी 26 अप्रैल को हमने 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू वीर कुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि भी मनाई है। बिहार के इन महान सेनानी से पूरे देश को प्रेरणा मिलती है। हमें ऐसे ही लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की अमर प्रेरणाओं को जीवित रखना है। हमें उनसे जो ऊर्जा मिलती है, वो अमृतकाल के हमारे संकल्पों को नई मजबूती देती है। साथियों, मन की बात की इस लंबी यात्रा में आपने इस कार्यक्रम के साथ एक आत्मीय रिश्ता बना लिया है। देशवासी जो उपलब्धियां दूसरों से साझा करना चाहते हैं, उसे मन की बात के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अगले महीने हम फिर मिलकर देश की विविधताओं, गौरवशाली परंपराओं और नई उपलब्धियों की बात करेंगे। हम ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो अपने समर्पण और सेवा भावना से समाज में बदलाव ला रहे हैं। हमेशा की तरह आप हमें अपने विचार और सुझाव भेजते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।